रतन के बेटे की तबीयत बहुत खराब थी और रतन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने बेटे का सही इलाज करा सके। जो भी रतन की जमा पूंजी थी वो बेटे के इलाज में पहले ही खत्म हो चुकी थी। जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारा मोहन ठीक तो हो जाएगा ना? रतन अपने बेटे मोहन के पास बैठा था। उसकी आंखों में साफ मजबूरी और परेशानी दिखाई दे रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, जैसे शब्द भी उसका साथ छोड़ चुके हों। पापा, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अपने बेटे की ये बात सुनकर रतन अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो कुछ कर पाता। मोहन, तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं कल तक तुम्हारे इलाज के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगा। रतन ने ये शब्द तो कह दिए, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, मैं अब करूं तो करूं क्या? सावित्री, मुझसे अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं जाती। हाँ जी, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारी सारी जमा पूंजी मोहन के इलाज में खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा। नहीं सावित्री, हमारे पास एक रास्ता है। कौन सा रास्ता जी? क्या आप सच कह रहे हैं? बादलपुर गांव में मेरा एक दोस्त रामू रहता है। तुम्हें याद है, काम के सिलसिले में जब मैं बादलपुर गया था तो मैंने उसके बेटे की जान बचाई थी। मुझे उम्मीद है सावित्री, वो हमारी मदद जरूर करेगा। मैं कल ही बादलपुर के लिए निकल जाऊंगा। अगले दिन रतन रिक्शे में बैठकर बादलपुर के लिए निकल पड़ा। बात करते करते रतन बादलपुर गांव के बाहर आ खड़ा हुआ। आते आते रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, आसपास कोई भी नहीं। यहाँ तो कोई भी नहीं है और मुझे रास्ता भी ठीक से नहीं पता। अब क्या करूं? चलो चलते हैं, कहीं ना कहीं कोई तो मिलेगा। चेहरे पर खामोशी, दिल में डर और कदमों में थकान। रतन अकेला आगे बढ़ रहा था। रात, सुनसान रास्ता और अनजान जगह। तभी उसे एक चाय की टपरी दिखाई दी। अरे, लगता है चाय की दुकान है। चलो अच्छा हुआ, सुबह से भूखा हूँ, चाय भी पी लूंगा और रास्ता भी पूछ लूंगा। एक कप चाय लगा दो, काफी देर से चल रहा हूँ। हाँ बेटा, बैठो, अभी बनाता हूँ। वैसे इतनी रात गए तुम अकेले कहाँ जा रहे हो? उम्र लगभग 60-65 साल, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ, पर उसकी आंखें। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो रतन को अंदर से असहज कर रहा था। केतली से उठती भाप सीधे रतन के चेहरे से टकरा रही थी। अच्छा हाँ बाबा, मैं तो भूल ही गया, मैं अपने दोस्त से मिलने बादलपुर जा रहा हूँ। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, बस कभी कभी हवा के झोंकों से सूखे पत्तों की सरसराहट। ऐसी ही सुनसान सड़क के किनारे एक पुरानी सी चाय की टपरी जल रही थी। बाबा, सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत दूर से आ रहा हूँ। एक कप चाय मिल जाती तो थोड़ी ताकत आ जाती। मिल जाएगी बेटा, बैठ जाओ। रात में इस रास्ते पर कोई यूं ही नहीं आता। रतन बैठ गया। चाय वाला चुपचाप चाय बनाने लगा। बाबा, मैं बादलपुर जा रहा हूँ, रास्ता यहीं से जाता है ना? चाय वाले ने केतली नीचे रख दी। उसने सीधे रतन की तरफ देखा। हाँ, रास्ता तो यहीं से जाता है, पर मैं साफ बोल दूं, रात में बादलपुर मत जाओ। क्यों बाबा, कोई डाकू वाकू रहते हैं क्या? डाकू से बात नहीं है बेटा, डाकू दिख जाते हैं। बादलपुर में रात को जो होता है वो दिखता नहीं। मतलब आप खुलकर बताइए, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। ठीक है, सीधे बोलता हूँ। बादलपुर में दिन और रात एक जैसे नहीं होते। दिन में लोग रहते हैं, रात में जगह रहती है। रात में वहाँ अकेले आदमी को अक्सर कुछ ऐसा दिख जाता है जो असल में वहाँ नहीं होना चाहिए। आप ये सब कहकर मुझे डरा रहे हैं बाबा, पर मेरी मजबूरी समझिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है, इलाज के लिए मुझे अपने दोस्त से मिलना जरूरी है। मैं समझ रहा हूँ बेटा, मैं इसलिए ही रोक रहा हूँ। मजबूरी में आदमी गलत वक्त पर गलत जगह पहुँच जाता है। अगर मैं फिर भी चला जाऊँ तो ध्यान से सुन लो। रास्ते में अगर कोई मिले तो उससे ज्यादा बात मत करना। कोई बहुत मददगार बने तो उस पर भरोसा मत करना। और अगर कोई तुम्हारा नाम जानता हुआ लगे तो समझ जाना वो ठीक नहीं है। मेरा नाम? कोई अनजान मेरा नाम कैसे जानेगा? यही तो बात है बेटा, बादलपुर में रात को अनजान लोग जरूरत से ज्यादा जानते हैं। तो क्या आप कह रहे हैं कि वहाँ के लोग ठीक नहीं हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ रात में सब कुछ वैसा नहीं रहता जैसा दिखता है। चाय वाला कप रतन की तरफ बढ़ाता है। चाय पी लो और अगर मेरी बात मान सको तो सुबह होने का इंतजार करो। नहीं बाबा,
मुझे आज ही जाना होगा। तो फिर रास्ता बता देता हूँ, पर मेरी बात याद रखना। पीपल का पेड़ आएगा, उसके आगे पुराना टूटा मंदिर है, वहीं से बाएं मुड़ जाना। और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना, आवाज आए तो भी नहीं। अगर किसी ने बुलाया तो चलते रहना, रुकना मत, यही सबसे सही रहेगा। रतन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसने पीछे देखा, चाय की टपरी वहां नहीं थी। रतन तेज कदमों से आगे बढ़ गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चाय की टपरी से निकलते ही रतन के कदम अपने आप तेज हो गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी, क्योंकि जो उसने अभी देखा था वो किसी आम बात जैसा नहीं था। रास्ता धीरे धीरे संकरा होता जा रहा था। पेड़ों की टहनियां सिर के ऊपर ऐसे झुकी थीं जैसे जानबूझकर रास्ता रोक रही हो। डरने का कोई मतलब नहीं है रतन, थकान है इसीलिए दिमाग ज्यादा सोच रहा है। चाय की टपरी हो या ना हो सकता है अंधेरे में ठीक से दिखा ना हो। मुझे बस रामू के घर पहुंचना है। थोड़ी दूर चलते ही एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर हरी काई जमी हुई थी, घंटी बंधी थी, पर हवा होने के बावजूद हिल नहीं रही थी। यही बताया था उसने, मतलब रास्ता गलत नहीं है। रतन बाईं ओर मुड़ा। अब रास्ता और भी सुनसान था। कुछ घर दिखाई देने लगे थे, लेकिन दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कहीं एक भी दिया नहीं जल रहा था। इतना बड़ा गांव और एक भी घर में रोशनी नहीं। लोग सो भी गए हों तो कम से कम किसी एक घर में तो दिया जलना चाहिए। ये जगह बहुत अजीब लग रही है। तभी सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। साधारण कपड़े, सिर पर गमछा, बिल्कुल आम ग्रामीण जैसा। अच्छा हुआ कोई तो मिला। भैया, रामू कुम्हार का घर कहाँ है? वो आदमी रुक गया। उसने रतन को ऊपर से नीचे तक देखा, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी चीज का हिसाब लगा रहा हो। रामू? कौन से रामू? रामू कुम्हार मेरा पुराना दोस्त है, बहुत साल बाद आया हूँ। घर तो उसका यहीं आगे है, पर इतनी रात अकेले? हाँ, मजबूरी है। बेटा बहुत बीमार है, इलाज के लिए मदद चाहिए। उस आदमी की आंखों में एक पल के लिए कुछ बदला, दया नहीं बल्कि हिसाब लगाने वाली नजर। तो तुम मदद मांगने आए हो? ठीक है, पर यहाँ रात में लोग बहुत कम निकलते हैं। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, पर घर में बेटे की हालत उससे भी ज्यादा डरावनी है। वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। चलो, मैं छोड़ देता हूँ। दोनों साथ चलने लगे। रतन के कानों में चाय वाले की बात गूंज रही थी, कोई बहुत मददगार बने तो उस पर भरोसा मत करना। भैया, आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। तो रामू को अच्छी तरह जानते होंगे? हाँ, जानता तो हूँ। उस हाँ में कुछ अधूरा था, लेकिन रतन ने और कुछ नहीं पूछा। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि सामने एक चाय की दुकान दिखाई दी। वही पुरानी टपरी, वही बल्ब, वही बूढ़ा आदमी चाय बनाता हुआ। ये तो... हाँ, चाय की दुकान है, गांव में यही एक है। रतन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चाय वाले की तरफ देखा। ये बाबा? हाँ बेटा, चाय पियोगे? इतनी रात कौन आया है गांव में? वही आवाज, वही चेहरा, पर जैसे उसने रतन को पहचाना ही नहीं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले मैं इसी से बात करके आया हूँ और ये ऐसे बोल रहा है जैसे पहली बार देख रहा हो। बेटा, बैठ जाओ, रास्ते के थके लगते हो। रतन चुपचाप बैठ गया। उसके सामने वही आदमी भी बैठ गया जो उसे यहाँ तक लाया था। चाय की टपरी पर अब 3 लोग बैठे थे, रतन, वो अजनबी आदमी और सामने वही बूढ़ा चाय वाला। हवा बिल्कुल बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोककर इन तीनों को देख रहा हो। बेटा, तुम दूर से आए हो ये तो साफ दिख रहा है। चेहरे पर थकान है, आंखों में नींद नहीं और बातों में जल्दी। ऐसे लोग यहाँ अक्सर नहीं आते। बाबा, सच कहूँ तो मुझे खुद नहीं पता मैं सही जगह आया हूँ या नहीं। बस एक उम्मीद लेकर आया हूँ। अगर वो भी टूट गई तो मेरे पास लौटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद लेकर आने वाले लोग अक्सर सबसे पहले गलत फैसले करते हैं। गलत फैसला तब होता है बाबा, जब आदमी के पास और कोई रास्ता हो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। चाय वाला कुछ पल रतन को देखता रहा, जैसे उसके चेहरे से नहीं, उसके इरादों से बात कर रहा हो। ठीक है, तो अब साफ बात करते हैं। तुम यहाँ मदद मांगने आए हो और मदद कभी भी बिना कीमत के नहीं मिलती। अब सवाल ये नहीं है कि मदद मिलेगी या नहीं, सवाल ये है कि तुम देने के लिए तैयार क्या हो। देने के लिए?
बाबा मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। जो था वो पहले ही बेटे के इलाज में ख़त्म हो चुका है। अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं यहाँ नहीं आता। चाय वाला हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान दया की नहीं थी। इंसान के पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है बेटा, बस उसे खुद नहीं पता होता। आप क्या कहना चाहते हैं बाबा? अगर बात पैसे की है तो मैं साफ कह देता हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैंने पैसे की बात नहीं की, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब मौका सामने हो तो आदमी कितना बदल सकता है। चाय वाला उठा, धीरे धीरे टपरी के अंदर गया। कुछ पल बाद वो एक पुराना कपड़े का थैला हाथ में लेकर बाहर आया। उसने वो थैला सीधे रतन के सामने रख दिया। इसे खोलो। इसमें क्या है बाबा? खोलो। रतन ने हिचकिचाते हुए थैले का मुंह खोला। अंदर नोटों की मोटी मोटी गड्डियां थीं, बहुत सारी। ये सब इतना पैसा? बाबा ये किसका है? आप मुझे ये क्यों दिखा रहे हैं? ये पैसा तुम्हारे बेटे के इलाज के लिए काफी है, पूरा इलाज अच्छे अस्पताल में। रतन की सांस अटक गई। उसकी आंखों के सामने अपने बेटे का चेहरा आ गया, बुखार में तपता हुआ, कमजोर और बेबस। बाबा अगर ये मजाक है तो मत कीजिए, मैं पहले से ही बहुत टूटा हुआ हूँ। इतना पैसा आप यूं किसी को क्यों देंगे? क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे लेने के लिए क्या कर सकते हो। क्या मतलब? मतलब साफ है, ये पैसा तुम ले सकते हो अभी, बिना सवाल। बस बदले में एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम बाबा? अगर गलत हुआ तो मैं नहीं कर सकता। गलत या सही ये तुम तय करोगे। रतन चुप हो गया। उसका मन पैसे और डर के बीच फंस चुका था। अगर मैंने मना किया तो तुम जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओगे, और जो होगा वो तुम्हारे बेटे की किस्मत। ये शब्द रतन के सीने में सीधे उतर गए। बताइए बाबा, काम क्या है? और इसी पल रतन की पहली परीक्षा पूरी हुई। उसने सवाल करना छोड़ दिया था। रतन की आंखें अब भी पैसों से भरे थैले पर जमी थीं। नोटों की गंध अब उसे कागज की नहीं, अपने बेटे की सांसों जैसी लग रही थी। चाय वाला सामने बिल्कुल शांत बैठा था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि रतन मना नहीं कर पाएगा। मैं जो काम कहने जा रहा हूँ वो ना तो चोरी है और ना ही किसी को मारने जैसा कुछ, इसलिए पहले ही डर कर पीछे मत हटना। बाबा आप मेरी हालत देख रहे हैं। अगर ये काम किसी को नुकसान पहुंचाने वाला हुआ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, चाहे मेरे बेटे की जान ही क्यों न चली जाए। ठीक है, इसी जवाब की मुझे उम्मीद थी। चाय वाला आगे झुका। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी हो गई। तुम्हें बस एक घर में जाना है, बिल्कुल साधारण घर। ना वहाँ कोई पहरा है ना कोई आदमी। तुम्हें वहाँ से एक चीज उठाकर मुझे लाकर देनी है। बस इतना? तो इसमें डर कैसा? अगर घर खाली है तो ये काम कोई भी कर सकता है। कोई भी नहीं करता बेटा, इसलिए तो तुमसे कह रहा हूँ। क्या है वो चीज बाबा? एक छोटा सा लोहे का डिब्बा, पुराना है, ज्यादा भारी नहीं, तुम पहचान लोगे। और अगर किसी ने देख लिया तो? नहीं देखेगा, क्योंकि उस घर में अब कोई रहता ही नहीं। अब इस शब्द पर रतन थोड़ा ठिठका। अब मतलब पहले रहता था? हाँ, पहले रहता था। तो आप खुद क्यों नहीं ले आते? क्योंकि कुछ घरों में हर कोई नहीं जा सकता। रतन समझ गया था, बात साधारण नहीं है। अगर इस काम में मेरी जान को खतरा हुआ तो ये पैसा तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा, और अगर काम कर आए तो तुम्हारा बेटा ठीक रहेगा। ये शब्द सीधे रतन के दिल पर लगे। घर कहाँ है और कब जाना है बाबा? अभी, रात खत्म होने से पहले। अभी? इतनी रात? हाँ, क्योंकि दिन में वो डिब्बा वहाँ नहीं मिलेगा। चाय वाले ने हाथ से इशारा किया। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर है, कच्ची दीवारें, टूटी छत और सामने एक नीम का पेड़। अंदर दाईं तरफ एक लकड़ी की अलमारी है, उसके नीचे वो लोहे का डिब्बा रखा है। और अगर वहाँ कुछ अजीब हुआ तो मैं क्या करूँगा? तो भाग जाना, डिब्बा वहीं छोड़ देना, पर पीछे मुड़कर मत देखना। फिर वही बात, पीछे मत देखना। आप हर बार पीछे देखने से क्यों मना करते हैं बाबा? क्योंकि जो पीछे होता है वो तुम्हें रोकने नहीं, पकड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, मैं ये काम करूँगा। हे भगवान, मैं क्या करने जा रहा हूँ? पर अगर इससे मेरे बेटे की जान बचती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रतन चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने सिर हिला दिया, और इसी के साथ रतन दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ गया, जहां डर अब रास्ता बन चुका था। रतन चाय की टपरी से निकला और बिना पीछे देखे उस रास्ते पर चल पड़ा जिसकी तरफ चाय वाले ने इशारा किया था। गांव का आखिरी छोर, जहां रास्ते अचानक खत्म हो जाते हैं और सन्नाटा शुरू हो जाता है। बस एक घर है, एक डिब्बा उठाना है और लौट आना है, इतना ही तो कहा है उसने। डरने की क्या कोई बात होगा नहीं है। रतन के साथ? क्या अपने बेटे को बचा पाएगा या उस घर में ही फंस जाएगा? जानने के लिए क्रेजी टून को सब्सक्राइब करो।